बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 11.9 का बी पार्ट। ये हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं ये दिए गए हैं। इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की मदद से हमने पहले सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने हैं, उसके बाद फिर हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। तो जब हमें स्लोप दिए जाएं तो स्लोप्स की मदद से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि कोरिलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। यानी अगर हमें दो स्लोप्स दिए गए हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और अंडर रूट लेने से हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है। तो ये दोनों स्लोप्स जो हमें दिए गए हैं इनको मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आएगा R12 के लिए। R12 या R21 एक ही बात है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसी तरह R13 और R23 की कीमतें भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि अगर दोनों स्लोप्स हमारे पॉजिटिव हों तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर दोनों स्लोप्स नेगेटिव हों तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ये नहीं समझना कि दोनों स्लोप्स माइनस हैं तो वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर दोनों स्लोप्स नेगेटिव हैं तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर है वो नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। अब इन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को यूज़ करके हम मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं। अब ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है R2.13 के लिए। इस फार्मूले के अंदर आपने ये कीमतें जो हैं ये रखनी है और इनको आप सॉल्व करें, ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न कैपिटल R3.12 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के अंदर आप ये कीमतें पुटअप करें और इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो R3.12 की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। सिमिलरली हम कैपिटल R1.23 की कीमत जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के आंसर रखें और उनको आप सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये 11.9 से मिलते जुलते दो क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं। ये भी स्लोप्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी स्लोप्स की वैल्यूज़ हैं। इनकी मदद से आप सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें और उसके बाद आप मल्टीपल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। 11.9 का जो सी पार्ट है इसमें आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं। ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, इनको यूज़ करके आपने R2.13 मालूम करना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये जो आपके पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के आंसर हैं, आप इन आंसर्स को इस फार्मूले में पुटअप कर दें और उसे सॉल्व कर लें। इस फार्मूले में ये कीमतें रखने से आपको न्यूमेरिकल आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.10 का ए पार्ट। यहाँ पर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमें दिए गए हैं और ये मल्टीपल कोरिलेशन जो है ये हमने मालूम करना है कैपिटल R1.23। तो इसके लिए हमें जो ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स दिए गए हैं इन वैल्यूज़ को हम कैपिटल R1.23 के इस फार्मूले में रख देंगे और इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। जो 11.10 का बी पार्ट है इसमें आपको स्लोप्स दिए गए हैं, यानी ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ जो हैं ये दी गई हैं, इनको आपने यूज़ करना है। ये एक मल्टीपल कोरिलेशन
और एक ये पार्शियल कोरिलेशन जो है ये आपने मालूम करना है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे 11.9 आप करके आए हो। 11.9 में भी हमें स्लोप्स दिए गए थे, उनको हमने यूज़ करके कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे इस फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पर भी हम पहले सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम करेंगे, इनकी कीमतें रखेंगे और इनको हमने सॉल्व कर देना है। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ दोनों स्लोप्स नेगेटिव हैं, तो इस वजह से R12 कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इसका आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों स्लोप्स पॉजिटिव हों तो फिर R का आंसर पॉजिटिव होता है, अगर दोनों स्लोप्स नेगेटिव हों तो फिर R का आंसर नेगेटिव होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक डाटे के ऊपर एक स्लोप पॉजिटिव हो और एक स्लोप नेगेटिव हो। दोनों के न्यूमेरिकल आंसर में फ़र्क हो सकता है, बट दोनों का सिंबल जो है वो सेम होता है। अब ये जो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाले हैं, इनको आप इस फार्मूले में पुटअप कर दें, ये आपको कैपिटल R 2.13 का आंसर देगा। इसी तरह पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने मालूम करना है R23.1, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें ये कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें, ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 11.11 का एक बी पार्ट। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x1 फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो रिग्रेशन इक्वेशंस मालूम करनी है, एक x1 ऑन x3 है, दूसरी x2 ऑन x3 है। जब आप पहली रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करेंगे तो फिर आपने x3 की कीमतें पुटअप करके x1 कैप निकालना है। इसी तरह दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन x2 ऑन x3 की आप निकालेंगे और फिर x3 की कीमत रख के x कैप 2 निकालेंगे। फिर उन दोनों जो ट्रेंड वैल्यूज वाले कॉलम होंगे, यानी एस्टिमेटेड ट्रेंड x1 कैप और x2 कैप, इनकी मदद से हम डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशन ऑफ x1 फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन, इसी तरह डेविएशन ऑफ x2 फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। फिर जो दो डेविएशंस आई हैं उन डेविएशंस को यूज़ करके हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो मालूम करना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल में लाजमी आता है। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये x1, x2 और x3 ये कॉलम जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन कॉलम्स को यूज़ करके हमने x1, x3 का कॉलम, x2, x3 का कॉलम ये बनाया, x3 का स्क्वायर ये भी आपने कॉलम बना लिया। इन तीन कॉलम्स की मदद से ये तीन कॉलम हमने बनाए। अब इन कॉलम्स को यूज़ करके हमने दो रिग्रेशन इक्वेशन जो हैं ये मालूम करने हैं, ये हमने सम इनके निकाल लिए। अब दो रिग्रेशन इक्वेशन जो हैं उनमें पहली है जिसमें x1 जो है वो x3 पे डिपेंड करता है। ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, x1 इक्वल टू a प्लस b x3। अब b के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और a के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास फिटेड लाइन आ गई x1 ऑन x3 के लिए। यहाँ पर x3 की जगह पर हम कीमतें रख के तो x1 कैप निकालेंगे। इसी तरह x2 ऑन x3 ये रिग्रेशन इक्वेशन जो है ये आपने मालूम करना है। ये भी सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें अब b का ये फार्मूला यूज़ होगा, a के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब a b की जो ये वैल्यूज़ हैं इनको लाइन में रख लें, x3 की जगह पर कीमतें रख के हम ये x कैप 2 निकालेंगे। x कैप 1 भी आ गया, x कैप 2 भी आ गया। इसका मतलब है आपने ट्रेंड वैल्यूज जो हैं ये निकाल लें। ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम खुल गया x1 कैप के लिए, ये x2 कैप के लिए। अब ये D1 कैसे बना है ये आपने समझना है। D1 जो है ये हमने डिज़ाइन किया है, x1 में से x1 कैप निकाला। अब ये हमारे पास x1 का कॉलम है, इस x1 के कॉलम में से यहाँ से ये D
x1 कैप निकाला तो ये D1 का कॉलम खुल गया। सिमिलर पैटर्न आपने D2 कैसे निकाला है, x2 में से ये x कैप 2 ये माइनस किया तो इससे आपके पास ये D2 का कॉलम खुल गया। डेविएशंस आपने बना ली। अब इन दोनों डेविएशंस को आपने यूज़ किया और इनको यूज़ करके हमने D1 का स्क्वायर लिया, D2 का स्क्वायर और इन दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लिया। इनको आपने सम अप किया। सम अप करके जो आंसर्स आए हैं इनकी मदद से आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है बिटवीन D1 एंड D2। तो अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला है वो हम ये यूज़ करेंगे D1 और D2 के लिहाज से। इसमें हम ये जो डेविएशंस के सम हमने निकाले हैं इनको हम पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा बिटवीन डेविएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.12। अब यहाँ पर x1 जो है ये सीड है, x2 जो है ये स्प्रिंग रेनफॉल है और x3 जो है ये टेम्परेचर है। x1 सीड है क्रॉप्स। अब ये हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन जिसमें क्रॉप जो है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग रेनफॉल और एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर के ऊपर, ये डाटा हमें दिया गया है। पार्शियल कोरिलेशंस मालूम करेंगे और एक रिग्रेशन इक्वेशन हम मालूम करेंगे। अब इसके लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन हमने मालूम करनी है जिसमें x1 वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है x2 और x3 के ऊपर। अब इसकी जनरल फॉर्म जो है ये वाली है, क्योंकि जो डाटा हमें दिया गया है उसके ऊपर हम ये इक्वेशन ही मालूम कर सकते हैं। अब ये B12.3 का आंसर जो है इस फार्मूले से हम निकालेंगे। ये S1 ऊपर है, S2 नीचे, R12 ये 3 को 1 से 3 को 2 से अटैच करके लिखें और ये जो R32 है ये 1 माइनस R32 का स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। इसमें कीमतें रखें, ये कीमतें हमें दी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ पुटअप करने से ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न B13.2 इसको आपने कैसे याद रखना है, S1 ऊपर S3 नीचे R13, 2 को 1 से 2 को 3 से अटैच करके लिखा, फिर 1 माइनस ये जो लास्ट वन है ये नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर भी आपने ये कीमतें रखनी है, ये कीमतें रखेंगे तो आपको ये स्लोप का आंसर एक और मिल गया। अब ये दोनों स्लोप्स जो आपने निकाले हैं, एक B12.3 और एक ये B13.2, इनकी कीमतें हम यहाँ पर रखेंगे। x1 बार, x2 बार, x3 बार की ये कीमतें पड़ी हुई हैं, इनको यहाँ पर पुटअप करें और इनको आप सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है आ जाएगी, जिसमें x1 जो है वो डिपेंड करता है x2 और x3 के ऊपर। अब हमने 3 पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स भी मालूम करना है। तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के लिए हमारे पास जो पहला फार्मूला है R12.3 के लिए वो ये है, इसमें कीमतें रखी और इसे सॉल्व कर दिए। R13.2 के लिए ये फार्मूला, इसमें कीमतें रखें, इसे सॉल्व करें। R23.1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें। ये सभी कीमतें जो है ये हमें दी गई हैं, इनकी कीमतें पुटअप करनी है। R12, R13, R23 की कीमतें रखने से ये आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। इन फार्मूलों को आप याद कैसे रख सकते हैं ये ज़रा नोटिस करें। R12, अब ये 3 जो है 1 के साथ भी आएगा, 3 2 के साथ भी, तो ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी 1 माइनस R13 का स्क्वायर और 1 माइनस R23 का स्क्वायर अंडर रूट। R13 वैसे ही 2 को 1 से भी और 2 को 3 से भी अटैच कर लें, ये फॉर्म आ गई। देन 1 माइनस R12 का स्क्वायर और 1 माइनस R32 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह आप इन फार्मूलाई को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.15। अब यहाँ पर द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ 450 कॉलेज स्टूडेंट इन विच 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट x1 जो है ये
मार्क्स है और x2 जो है ये जनरल इंटेलिजेंस है और x3 जो है ये स्टडी आवर्स है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग द मार्क्स ऑब्टेन। अब हमने x1 डिपेंड करवाना है x2 और x3 पे, क्योंकि x1 मार्क्स हैं ये IQ पे और स्टडी आवर पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमने 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकालने और फिर इनको हमने इंटरप्रेट भी करना है। ये डाटा जो है ये हमें गिवन है। सेम क्वेश्चन है जैसे 11.12 आपने किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन गिवन है। हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है वो ये है जिसमें मार्क्स डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस पे और स्टडी आवर्स के ऊपर। अब ये B12 और B13.2 इनके जो फार्मूलाई हम यूज़ करेंगे वो ये है। ये फार्मूला इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो B13.2 है इस फार्मूले में कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें, ये आंसर आ गया। अब ये दोनों स्लोप्स जो हैं, इन दोनों स्लोप्स की जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने यहाँ पर रखना है और मीन 3, मीन 2, मीन 1 के लिए ये मीन्स हमें दिए गए हैं, इनकी कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसे अंदर ज़रब दे दें, इसको भी अंदर ज़रब दें, ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आएं, ये एंड फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो है वो मालूम करने हैं। R12.3 के लिए ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें जो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हमें दिए गए हैं, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न R13.2 और R23.1 के लिए ये 2 फार्मूला हैं, इनमें सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के आंसर रखें और इनको आप सॉल्व करें, ये न्यूमेरिकल आंसर जो है हमें नज़र आ जाएगा। अब हमने इनको इंटरप्रेट करना है तो इनकी इंटरप्रिटेशन आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि ये कैसे है। R12.3 ये आंसर आ रहा है 0.55, -1 to +1 जो है ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो IQ है, IQ हमारा x2 है और x1 जो है ये हमारा मार्क्स है, x3 जो है ये स्टडी आवर्स है। अब हम ये कह सकते हैं कि IQ में और मार्क्स के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर एज कांस्टेंट। इसी तरह मार्क्स और स्टडी आवर्स के दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ IQ एज कांस्टेंट। ये पुअर कोरिलेशंस हैं क्योंकि 0.15 जो है तो पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है। इसी तरह जो 23.1 है तो हम ये कह सकते हैं कि IQ में और स्टडी आवर्स में भी पॉजिटिव रिलेशन है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ मार्क्स एज कांस्टेंट। तो इस तरह आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11.14। 11.14 के अंदर गिवन द इक्वेशंस ऑफ, ये 3 मल्टीपल इक्वेशंस हमें दी गई हैं जो कि डेविएशन फॉर्म में है। इनको यूज़ करके हमने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मालूम करने हैं, फिर इन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की मदद से हमने ये सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स भी निकालने हैं। तो अब इसके लिए हम इन तीनों मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस को जो कि डेविएशन फॉर्म में दी गई हैं, इनको हम इनकी जनरल फॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब इस इक्वेशन को इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला आंसर हमारे पास है B12.3 का है और ये वाला आंसर B13.2 का है। यहाँ से हमारे पास 2 स्लोप जो हैं ये आ गए। अब ये जो 2 स्लोप्स हमारे पास आए हैं उनकी कीमतें लिख ली और ये स्लोप है 21.3 का, ये आंसर आ गया, और 23.1 का स्लोप जो है ये आंसर आ रहा है। ये 31.2 का स्लोप है और ये माइनस में आंसर जो आ रहा है ये 32.1 का है, ये आंसर आ रहा है। अब इन पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को हम यूज़ करके सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम ये
फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। अगर दोनों स्लोप्स पॉजिटिव हैं तो आर का आंसर पॉजिटिव, और अगर दोनों स्लोप नेगेटिव हैं तो आर का आंसर नेगेटिव कंसिडर होगा। इन स्लोप्स के आंसर्स को हम इन फार्मूलाई में रखेंगे, तो इससे हमारे पास ये पार्शियल रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो है ये आ जाएंगे। यहाँ पर ये स्लोप दोनों नेगेटिव होने की वजह से आर का आंसर जो है ये नेगेटिव आ गया। अभी हमने जो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकाले हैं, इनको यूज़ करके अब हम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। अब इनकी मदद से हमने जो ये सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, तो इनमें आप ऑब्जर्व करें, ये R12 है, R12, तो यहाँ पर तीसरा जो है वो मिसिंग है, यहाँ फिक्स्ड हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R12.3। अब ये 3 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को फिक्स कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 को फिक्स कर लें, 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस ही इसका स्क्वायर, बीच में जो है ये प्लस होगा। अभी ये कीमतें पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की आपको गिवन है, इन कीमतों को आप इस फार्मूले में रखें और इसे सॉल्व कर लें। इसी तरह ये जो R13 है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको हम मालूम कर सकते हैं R13.2। अब ये 2 को 1 से अटैच करें और तीसरा फिक्स कर लें, 2 को 3 से अटैच करें और 1 फिक्स कर लें, बीच में प्लस है, 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर। इन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ आपको अवेलेबल हैं, वो कीमतें इस फार्मूले में रखें और इसे सॉल्व करें, तो ये आपके पास है आंसर जो है ये आ जाएगा। इसी तरह अब आपने R23 निकालना है। R23 सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो R23.1 लिख लें, क्योंकि पहला वेरिएबल यहाँ पर फिक्स है। अब 1 को 2 से अटैच करें और तीसरा फिक्स कर लें, फिर 1 को 3 से अटैच करें और दूसरा फिक्स कर लें, 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर। इन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ जो हैं आप पुटअप करें और इनसे आपको ये न्यूमेरिकल आंसर जो है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11.15 का ए पार्ट। अगर हमारे पास ये एक रिग्रेशन इक्वेशन है, एक ये रिग्रेशन इक्वेशन है, अब ये ज़ाहिर है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है, तो सवाल ये है कि फिर जो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में इसके इक्वल आ रहा है। यानी बेसिकली ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी आपने लगानी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से फिर ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये अब हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, वो पहली मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है x1 ऑन x2 एंड x3। इसको हम ऑब्जर्व्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें और साथ ही n पे डिवाइड कर दें। जब आप इस पे समेशन लगाएंगे साथ ही n पे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है ये a कांस्टेंट है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा, फिर ये n पे जब डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा। यहाँ से आपको मीन 2 मिलेगा, यहाँ से मीन 3 और यहाँ से एरर टर्म का मीन। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब ये जो मॉडल निकला है ये डेविएशन फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको अब हम डेविएशन फॉर्म में लिखने के लिए कंसिडर करते हैं कि x1 माइनस x1 कैप जो है ये स्मॉल x1 के इक्वल है, x2 x3 बार जो है ये स्मॉल x2 के इक्वल है, x3 माइनस x3 बार स्मॉल x3 के इक्वल, और एरर टर्म माइनस एरर टर्म का बार स्मॉल एरर टर्म के इक्वल। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से ये मॉडल जो है ये आ जाएगा, जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है बट इन डेविएशन फॉर्म है। अब इसका जो एस्टिमेटेड है वो हमारे पास ये आ रहा है। एस्टिमेटेड में ये एरर टर्म ख़त्म हो जाती है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल आप बनाएंगे इस फार्मूले से, तो ये वाली टर्म जो है ये आप यहाँ पर रख दें।
इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू B12.3 एंड B13.2 और फिर इसे इक्वेट टू 0 कर दें। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू B12.3 तो इस पे पावर फार्मूला पहले लगेगा, फिर ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0, यहाँ से आंसर जो है ये आपको मिलेगा -x2। तो इसको इक्वल टू 0 करें और मज़ीद सॉल्व कर लें, ये आपके पास पहली नॉर्मल इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। इन टर्म्स को भी दूसरी तरफ ले जाएं, ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू B12.3, तो इससे आपके पास ये इक्वेशन बनी। इसको भी इक्वेट टू 0 करें, चूँकि आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हुए ये तो एज वेरिएबल यूज़ होगा, बट बाकी सभी चीज़ें एज कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका भी 0, बट यहाँ से आंसर आएगा -x3, ये आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 कर लें। इक्वल टू 0 करने से एक और इक्वेशन जो है आपके पास आ जाएगी। अब इसको जब आपने इक्वल टू 0 किया तो इससे आपके पास ये इक्वेशन जो है ये खुल गई। इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपने सॉल्व करना है टू फाइंड आउट स्लोप्स। इक्वेशन नंबर 3 जो है उसे आप समेशन x2 x3 से ज़रब दें। इक्वेशन नंबर 4 जो है उसे समेशन x2 के स्क्वायर से ज़रब दे दें, यानी इसको आपने समेशन x2 के स्क्वायर से ज़रब देनी और फिर माइनस करना है। इक्वेशन नंबर 3 को ज़रब दी, ये इक्वेशन नंबर 4 को ज़रब दी, ये दोनों सेम होने की वजह से कट गए। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये फॉर्म आ गई। इन दोनों में से भी -B13.2 कॉमन लिया तो ये फॉर्म, माइनस माइनस से कट जाएगा। ये वाली पूरी जो टर्म है ये इसके नीचे शिफ्ट होगी, तो यहाँ से आपको पहला स्लोप का फार्मूला नज़र आ जाएगा। ये पहला स्लोप का फार्मूला निकला है। अब इक्वेशन नंबर 3 को समेशन x3 के स्क्वायर से ज़रब देनी है, इक्वेशन नंबर 4 को समेशन x2 x3 से ज़रब दें और फिर दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा। ये दूसरा मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, इस प्रोसेस से आप ख़ुद इसे गुजार के लिख लें, तब भी आंसर यही इंशाल्लाह आएगा। अब ये जो स्लोप के दो आंसर आपने निकाल लिए, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स जो हैं ये यूज़ हुए हैं, तो इनकी मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोरिलेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुटअप करेंगे। आप ज़रा नोटिस करें, ये जो समेशन x1 का स्क्वायर है, अगर ये कैपिटल लेटर में लिखा जाए तो ये है, इसको n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ये वेरिएंस बनेगा, तो ये ns1 का स्क्वायर है, यानी इसकी जगह पर हम ये ns1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली फिर इसकी जगह पर ns2 का स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह पर ns3 का स्क्वायर लिखेंगे। कोरिलेशन जो है R12, इसके लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाए तो ये समेशन x1 x2 है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ से समेशन x1 x2 की कीमत जो है वो आपके पास आ जाएगी ये वाली। अगर ये x1 x2 की कीमत है तो फिर x1 x3 की कीमत ये होगी, x2 x3 की कीमत ये होगी सिमिलरली। अब ये सभी कीमतें जो हैं ये आपने इस फार्मूले के अंदर रखनी है। यहाँ पर ये कीमतें रख दें जो आपने फाइंड आउट की हैं। ये कीमतें रखने से इसको आप सॉल्व करें। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें से ये कॉमन निकला, नीचे वाली इक्वेशन में से ये कॉमन निकला, इनको ब्रेकअप करें, ये एंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब ये एक स्लोप का आंसर निकला B13.2 का। सिमिलरली अब आपने B12.3 को भी सॉल्व करना है इसी तरह। अब इस फार्मूले के अंदर जो स्मॉल लेटर यानी डेविएटेड वेरिएबल्स हैं इनकी कीमतें रखें। ऊपर वाली इक्वेशन में से ये कॉमन निकल आया, नीचे वाली इक्वेशन में से ये कॉमन, इनको ब्रेक करें, जो जो कटता है वो काट दें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये दूसरा स्लोप निकल आया। दो हमने निकाल लिए हैं, बाकियों को फिर हम सिमिलरली लिख सकते हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर फिर इसका आंसर क्या होगा। ये S2 ऊपर, S1 नीचे, R1 2, 3 को 2 से, 3 को 1 से अटैच कर लें। ये जो लास्ट है ये 1 माइनस R1 3 का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह ये 2 3.1 है, S2 ऊपर, S3 नीचे, R2 3, 1 को 2 से, 1 को 3 से अटैच करें, जो लास्ट वन है ये नीचे आ गया। अब इसका भी आपने
स्लोप जो है ये B31.2 और B32.1 इनकी आंसर्स भी आपने लिख लिए इसी पैटर्न के ऊपर। अब आपने प्रूव ये करना है कि जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है R13.2 का स्क्वायर ये इसके इक्वल आता है। अब इसकी कीमत निकाल लें और इसकी कीमत निकाल लें। ये जो आपने ऊपर फाइंड आउट की हुई हैं कीमतें, जैसे एक ये कीमत है आपके पास और एक कीमत जो है और आपने ड्राइव की हुई है जो कि B31.2 की है। ये कीमतें आपने यहाँ पर रख दी, इनको ब्रेक करें, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हुए और ये दोनों मल्टीप्लाई होके इस फॉर्म में आ गए। अब ये आपने एक सॉल्व किया है क्योंकि ये आपका पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो इसी पैटर्न पर आप ये वाले दो भी बना सकते हैं, यही आपने लेके आना था। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। ये 11.15 का बी पार्ट है। इज़ इट पॉसिबल टू obtain द फॉलोइंग फ्रॉम ए सेट ऑफ डाटा, कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या ये वाकई किसी डाटे से ली है या अपनी तरफ से लिखी है। अब इन तीनों क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं और सभी का आंसर -1 to +1 दिया गया है, यानी सभी आंसर जो है अपनी रेंज के अंदर आ रहे हैं। देखने में ऐसे ही लग रहा है कि ये डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि क्या ये डाटा वाकई ठीक है। तो हम इस डाटे की मदद से मल्टीपल कोरिलेशन या पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो निकालते हैं और अगर वो भी अपनी रेंज के अंदर हुए तो फिर ये डाटा ट्रू है और अगर वो अपनी रेंज से बाहर चले गए तो फिर ये डाटा गलत है। अब यहाँ पर मैंने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला R12.3। इससे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज है बेटा -1 to +1। जब मैंने इसके अंदर ये कीमतें रखी तो मेरा आंसर जो है ये 1.92 हो गया। इसका मतलब है कि ये उस रेंज से बाहर चला गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डाटा अपनी तरफ से ही लिखा हुआ है, ये डाटा प्रॉपर किसी क्वेश्चन से नहीं लिया गया। तो ये आउट ऑफ रेंज होने की वजह से ये डाटा प्रॉपर नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के आंसर दिए हैं, इन आंसर्स को आप इस फार्मूले में रखें और नोट करेंगे ये भी आंसर 1.34 आ रहा है, ये भी अपनी रेंज से बाहर चला गया है, तो ये भी डाटा प्रॉपर नहीं है। सिमिलर पैटर्न आप जो तीसरा है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये जो थर्ड इंफॉर्मेशन है इसको भी आप इस फार्मूले में रखें तो आप ऑब्जर्व करें कि ये आंसर भी ये रेंज के अंदर आ रहा है, ये भी रेंज के अंदर आ रहा है और ये भी रेंज के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाला डाटा जो है ये प्रॉपर है क्योंकि इस सिंपल कोरिलेशन के डाटे से हमने जो ये 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकाले हैं ये तीनों अपनी रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा नंबर 3 है ना वो प्रॉपर डाटा है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।